चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 के गणित। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। तो एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने से पहले इसके बारे में हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आइए कुछ इस प्रकार बेसिक है इसका। तो सबसे पहले आता है संख्या। तो संख्या को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक तो होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो कक्षा 10 तक हम जितने भी संख्या के बारे में पढ़ते हैं वे सभी के सभी वास्तविक संख्या होता है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी के सभी वास्तविक संख्या होता है। और ये कक्षा 10 तक हम अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके होंगे। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के अंतर्गत जैसे कि √2, √44, ये कक्षा 11वीं और 12वीं में हमें देखने को मिलता है काल्पनिक संख्या के बारे में। तो काल्पनिक संख्या हम कक्षा 10 तक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 11वीं और 12वीं में जाकर के हम काल्पनिक संख्या के बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए पहला है ये प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हम नॉर्मल गिनती करते हैं उन सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो हम गिनती जहाँ से शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाता है, तो ये सभी की सभी हो गया प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। गिनती की संख्या नॉर्मल हम 1, 2, 3 से शुरू करते हैं, जहाँ तक जाएंगे वो सभी की सभी प्राकृतिक संख्या होगा। चलिए अब चलते हैं पूर्ण संख्या की ओर। तो पूर्ण संख्या में दिया गया है कि जब गिनती की संख्या के आरंभ में शून्य को शामिल करते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या करते हैं, जब गिनती की संख्या को आरंभ में जब हम 0 शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या के आरंभ में हम जब शून्य को शामिल करेंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसका हम नोट एक बना लेंगे ताकि आगे आपको एग्जाम में काम आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सभी के सभी पूर्ण संख्या, सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी शामिल होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है। तो इसीलिए ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सभी के सभी पूर्ण संख्या, सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा भी हम सोच सकते हैं कि सभी के सभी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या क्या होगा, क्योंकि सभी की सभी प्राकृतिक संख्या में ही 0 शामिल करके पूर्ण संख्या बनाया जाता है। तो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ से ये हो गया क्लियर, क्योंकि इसमें शून्य शामिल होता है, यहाँ शून्य शामिल नहीं होता है। तो अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम देख सकते हैं कि सभी धनात्मक संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या होती है। मतलब सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या जो होती है पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें सभी धनात्मक जैसे +1, +2, +3, इधर धनात्मक संख्या होगी, इधर ऋणात्मक संख्या होगी, लेकिन इसमें शून्य भी शामिल होता है। क्या होता है कि पूर्णांक संख्या में शून्य भी शामिल होता है। तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल होता है इस पूर्णांक संख्या में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या ये जो है प्राकृतिक संख्या, ये सभी धनात्मक संख्या है। पूर्ण संख्या ये भी सभी धनात्मक संख्या है। तो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या और सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। लेकिन इसके ठीक उल्टा हम सोच सकते हैं
कि सभी की सभी पूर्णांक संख्या जो है, सभी की सभी पूर्णांक संख्या वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती है। इसीलिए सभी के सभी पूर्णांक संख्या जो होगा वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। तो यहाँ से ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें सभी धनात्मक संख्या आता है और इसमें धनात्मक संख्या है पूर्ण संख्या में भी और प्राकृतिक संख्या में भी धनात्मक संख्या है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। लेकिन सभी के सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा हम डिटेल से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव बार बार पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक हो, मतलब P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। Q शून्य के बराबर नहीं हो, यानी उसका जो हर होगा वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से देख सकते हैं परिमेय संख्या के जैसे में लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी की सभी जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्या होता है। तो जैसे कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4 यहाँ से लेकर अनंत तक, तो इसको भी हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 1 बट्टे में 1 डाल सकते हैं अंश बट्टे हर के रूप में, क्योंकि बट्टे में हर में 1 डालने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम सभी संख्या के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, यानी अंश बट्टे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सभी की सभी जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि इन सभी को हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश में 0 हो सकता है लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सभी के सभी जो भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। भिन्न संख्या एक होती है जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। तो अंश बट्टे हर के रूप में ये सभी संख्याएं होती है। तो ये सभी की सभी जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। जैसे कि रूट वाली जो संख्या होती है, जो रूट से बाहर निकलता है, वो सभी के सभी जो होता है परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ये देख सकते हैं, इसको रूट के बाहर भी हम निकाल सकते हैं। √1 को लिख सकते हैं √1 गुना 1, बाहर निकल के आएगा 1, तो इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। √4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने का 2, बाहर निकल के आएगा 2, इसीलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो जो संख्या रूट से बाहर निकल सकती है वो सभी के सभी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और यही संख्या जब किसी संख्या के साथ चाहे जोड़ के रूप में आता है, भाग के रूप में आता है या फिर घटाव के रूप में आता है, ये जो रूट से बाहर निकलने वाली संख्याएं हैं, यही संख्या जब किसी संख्या के साथ जोड़ के रूप में आए या भाग के रूप में आए या फिर घटाव के रूप में आए, फिर भी उसको हम परिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो ये सभी के सभी जो संख्याएं हैं ये सभी भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ से ये भी देख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि जिन संख्याओं पर रेकरिंग लगा होता है इन संख्या को हम अंश बट्टे हर के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि क्लास 9th में हम देखे थे इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखे थे। तो ये सभी संख्याएं भी क्या होगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वो संख्या अपरिमेय संख्या होगा। तो जो परिमेय संख्या नहीं होगा वह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे कि देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया गया है √2, ये सभी रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए इसको हम अंश बट्टे हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए सभी के सभी अपरिमेय संख्या है। ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब ये संख्या किसी संख्या के साथ जोड़ में आए या फिर घटाव में आए या फिर भाग में आए,
तो वो संख्या भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब ये सब संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, किसी संख्या के साथ ही या तो जोड़ में आ सकता है, घटाव में आ सकता है, या फिर भाग में आ सकता है, या फिर गुणा में आ सकता है, तो वो सभी की सभी संख्या भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक संख्या ये भी हम देख सकते हैं 1.69432 ऐसे करके बढ़ते गया है, मतलब बढ़ते गया है, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या दशमलव के बाद कहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा। ये संख्या भी है 7.846934, ये भी कहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, तो ये संख्या भी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत ही आएगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम अब जान सकते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 बनाने के लिए एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका हम प्रयोग करेंगे। 1.1 बनाने में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है ये चीज़ हम देखेंगे। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि अगर कोई दो संख्या दिया रहेगा, और ख़ासकर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम एचसीएफ निकालने में करते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालने में करते हैं। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग हम एचसीएफ निकालने में करते हैं, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है कभी कभी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। तो एचसीएफ हम तब निकाल सकते हैं जब दो संख्या दिया रहता है। तो दो संख्या कैसे दिया रहेगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो संख्याओं पर लागू होता है। जब संख्या कोई दिया रहे, दो संख्या जब दिया रहे, एक संख्या a और एक संख्या b, जहाँ पर a बड़ा है b से, यहाँ पर दो संख्या दिया गया है जहाँ पर a बड़ा है b से, तो a को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही होता है कि जब दो संख्या दिया रहे, जो संख्या बड़ा होगा उस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर q होता है भागफल और r होता है शेषफल। जैसे कि एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं, जैसे 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार कि 6 से भाग देंगे हम 5 में, और 5 से भाग देंगे 6 में, यहाँ पर 5 एकम 5, तो यहाँ पर जो भागफल बच गया वो बच गया भागफल 1 और शेषफल भी आया 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कुछ इस प्रकार हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि a को हम लिखते थे a बराबर bq प्लस r के रूप में, तो इसको हम 6 को भी हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, 6 बराबर bq प्लस r, ये b होता था तो bq होता था भागफल, तो भागफल यहाँ पर आया है 1 और शेषफल भी आया है 1। तो यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, दो संख्याओं पर लागू होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा, भाग दे के हम भागफल और शेषफल निकाल लेते हैं और वहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक। और यहाँ पर एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो शेषफल होता है, शेषफल 0 के बराबर या बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। ये जो शेषफल होता है r का मान, ये जो होता है 0 के या तो बराबर होता है उससे बड़ा होता है, लेकिन b से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है r का मान। ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में आपको बार बार देखने को मिलेगा, ये चीज़ आपको याद रखना है कि r का जो वैल्यू होता है यानी शेषफल वो b से छोटा होता है, लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है।